नमस्कार। आज के इस वीडियो में हिंदी की पाठ्य पुस्तक भारत की खोज की पाठ संख्या 2 तलाश के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विश्लेषण, सही गलत का विचार करना। अवधारणा, विचार, आलोचक, सही व गलत दोनों धारणाएं प्रकट करने वाला। अतीत, पिछला या प्राचीन। शंकाएं, संशय, खारिज, समाप्त, जीवंत, सदा रहने वाला, टिकाऊ, मजबूत या पक्का। वजूद, वजूद का मतलब होता है आधार। ठेठ, पूरी तरह से। आश्चर्यचकित, हैरान। परिवर्तन, परिवर्तनशील, बदलाव करने वाला। विकासमान, उन्नति की ओर बढ़ने वाला या उन्नति की ओर बढ़ना। संपर्क, संबंध। तेजस्विता, प्रकाशमय, तेजस्विता, प्रकाशमय। सक्रिय, क्रियाशील होना। समृद्धि, संपन्नता। पराक्रमी, वीर। दास्तान, आप बीती। विशाल, बड़ा। रमणीय, सुंदर या मनोरम। तादाद, बड़ी संख्या। भग्नावशेषों, पुरानी चीज़ों, टूटे फूटे बचे हुए टुकड़े। पुरखे, पूर्वज, पर्वों, त्योहारों। हैरत, हैरानी या आश्चर्य। आस्था, विश्वास, आस्था, विश्वास। अंतर्दृष्टि, अंदर तक पहचान पाने की शक्ति। तत्काल, उसी समय। अभिलिखित, लिखित सबूत। लिखित सबूत को अभिलिखित कहते हैं। पाषाण, पत्थर। स्तंभ, स्तूप। शिलालेख, पत्थरों पर लिखे लेख। सम्राट, राजाओं के राजा। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। शाश्वत, सदा रहने वाले। आइए प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, भारत की अमरता को देखकर, भारत की अमरता को देखकर नेहरू जी के मन में क्या विचार उठते थे? तो इसके उत्तर हैं, भारत की अमरता को देखकर नेहरू जी के मन में यह विचार उठते थे कि आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? उसने अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने पर भी आज उसके पास ऐसा क्या बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? तो यहाँ पे जो नेहरू जी के मन में विचार आते थे, उन्हीं विचारों का जिक्र किया गया है। उस विचारों में यह था कि आखिर यह भारत है क्या? अतीत में यह किस विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था? अपनी प्राचीन शक्ति को इसने कैसे खो दिया? विशाल जनसंख्या का बसेरा होने पर भी आज उसके पास ऐसा क्या बचा है जिसे जानदार कहा जा सके? आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है? ये प्रश्न है जो उनके विचार में हमेशा आते रहते थे। अगला प्रश्न, नेहरू जी भारत को एक आलोचक की दृष्टि से क्यों देखना चाहते थे?
नेहरू जी भारत को एक आलोचक की दृष्टि से क्यों देखना चाहते थे? तो इसके उत्तर होंगे, नेहरू जी भारत को एक आलोचक की दृष्टि से देखना चाहते थे क्योंकि वे अतीत के पसंद व नापसंद दोनों पक्षों का अवलोकन करना चाहते थे। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी में स्थित मोहनजोदड़ो के एक नगर की क्या विशेषता थी? इसके उत्तर देख लेते हैं। सिंधु घाटी में स्थित मोहनजोदड़ो के एक नगर की यह विशेषता थी कि 5000 वर्ष पूर्व निर्मित होने पर भी यहाँ की सभ्यता पूर्णतः विकसित थी और यही आधुनिक सभ्यता का आधार भी। यहाँ की संस्कृति व सभ्यता निरंतर परिवर्तनशील व विकासमान रही। तो यहाँ का जो सभ्यता था और यहाँ की एक जो नगर थी वह इसकी खासियत थी कि 5000 वर्ष पहले निर्मित होने के बावजूद भी यह जो सभ्यता थी पूर्णतः विकसित थी और यह आधुनिक सभ्यता का आधार भी। मतलब इससे इस सभ्यता से कुछ अंश को लेते हुए या कुछ लेते हुए आधुनिक सभ्यता का निर्माण किया जा सकता था। यहाँ की जो संस्कृति व सभ्यता निरंतर क्या थी? परिवर्तनशील थी। और परिवर्तनशील सभ्यता संस्कृति जो होती है वह विकासशीलता का आधार बिंदु होती है। उसके आगे फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया एवं भूमध्य सागर के लोगों से यहाँ के लोगों का निकट संबंध होने पर भी इस संस्कृति व सभ्यता को कोई हिला नहीं पाया। मतलब इतने देशों के साथ इस सभ्यता का संपर्क रहा, लेकिन यह सभ्यता अपनी जो संस्कृति थी, अपनी जो पहचान थी, उसको नहीं खोया। यही इस सभ्यता की एक नगर की विशेषता थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेहरू जी ने विदेशियों द्वारा रचित भारतीय साहित्य का अध्ययन क्यों करना चाहा? तो नेहरू जी ने विदेशियों द्वारा रचित भारतीय साहित्य का अध्ययन करना चाहा ताकि भारत की विशेषताओं की बारीकियों का अध्ययन कर सके, क्योंकि कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो विदेशियों के द्वारा लिखी गई थी और इसीलिए नेहरू जी उन विदेशियों द्वारा रचित भारतीय साहित्य का अध्ययन करना चाहते थे। अगला प्रश्न, नेहरू जी कश्मीर की ओर अधिक आकर्षित क्यों होते थे? इसके उत्तर जान लेते हैं। नेहरू जी के पूर्वज कश्मीर के रहने वाले थे। उनके जीवन का काफ़ी समय भी कश्मीर की वादियों में बीता था, इसीलिए वे कश्मीर की ओर अधिक आकर्षित होते थे। तो यही कारण था कि वह कश्मीर की ओर आकर्षित होते थे, क्योंकि उनका जो अधिकतर समय था वह कश्मीर में ही बीता था। अगला प्रश्न, हिमालय की हृदय से कौन कौन सी मुख्य नदियाँ निकलती हैं? तो हिमालय के हृदय से सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना व गंगा आदि प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। अगला प्रश्न, सिंधु नदी की क्या विशेषता है? तो सिंधु नदी की विशेषता यह है कि यह हिमालय पर्वत से निकलती है तथा भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान इसी नदी के नाम पर पड़ा। इसको अन्य प्रकार से इस तरह से लिख सकते हैं, सिंधु नदी को इंडस भी कहा जाता है। यह हिमालय पर्वत से निकलती है और भारत का जो नाम है वह इंडिया या हिंदुस्तान इसी नदी के नाम पर पड़ा या इसी आधार पर पड़ा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन कौन से स्थान के किले
वह मूर्तियाँ भारत की प्राचीन सभ्यता का सुंदर चित्र खींचती है। तो अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं व दिल्ली तथा आगरा की इमारतों का प्रत्येक पत्थर भारत के इतिहास या अतीत की कहानी कहता है। तो यहाँ पे जितने भी प्राचीन सभ्यता के उदाहरण हैं वह हमारे भारत के इतिहास को या भारत के अतीत की कहानी को दर्शाता है या बतलाता है। फिर से देख लेते हैं। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं व दिल्ली तथा आगरा की इमारतों का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कहता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विशाल पर्व कुंभ स्नान पर्व के बारे में नेहरू जी के क्या विचार थे। जो यहाँ पे जो कुंभ स्नान पर्व है उसके बारे में नेहरू जी की क्या विचार थे, तो आइए इसके उत्तर जान लेते हैं। विशाल पर्व कुंभ स्नान पर्व को देखकर नेहरू जी को हैरानी होती है कि इतने वर्षों के बाद भी या इतने वर्षों से निरंतर इस गंगा स्नान की महत्ता बनी हुई है। भारत की अनगिनत पीढ़ियों का इस नदी के साथ लगाव रहा है। हजारों वर्षों से उनके पुरखे गंगा स्नान के लिए भारत के कोने से आते रहे हैं। आज वर्तमान में भी इसकी आस्था ज्यों की त्यों बनी है। अनगिनत लोग दूर दूर से गंगा स्नान के लिए आते हैं। इसको अन्य प्रकार से भी लिख सकते हैं। वो यह है कि विशाल पर्व कुंभ स्नान पर्व के बारे में नेहरू जी के विचार थे कि इतने वर्षों के निरंतर बाद भी इस गंगा स्नान की जो महत्ता है अभी भी बनी हुई है और यह अनगिनत पीढ़ियों का इस नदी से जो लगाव है वह भारत के कोने कोने से आते हैं और वर्तमान में भी उनकी आस्था ज्यों की त्यों बनी है, जो कि वह एक हमारे धरोहर के रूप में है और हमारे सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन संस्कृति को जानते हुए जवाहरलाल नेहरू को महात्मा बुद्ध, अशोक व अकबर कैसे प्रतीत हुए। तो आइए इसके उत्तर देखते हैं। प्राचीन सभ्यता का अध्ययन करने पर वर्तमान में भी जवाहरलाल नेहरू को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश दे रहे हों, क्योंकि उपदेश दे रहे हो। अशोक के स्तंभ व शिलालेख उनकी महानता उजागर कर रहे हों और अकबर आज भी विद्वानों के वाद विवाद द्वारा लोगों की सामाजिक व धार्मिक समस्याओं को सुलझाने में लगा हो, अर्थात युगों बाद भी वे सजीव प्रतीत होते हैं। इसको अन्य प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे प्राचीन संस्कृति को जानते हुए जवाहरलाल नेहरू को महात्मा बुद्ध, अशोक व अकबर वैसे ही प्रतीत होते हैं जैसे महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश दे रहे हों, अशोक के स्तंभ व शिलालेख उनकी महानता उजागर कर रहे हों और अकबर आज भी विद्वानों के वाद विवाद द्वारा लोगों की सामाजिक व धार्मिक आस्थाओं या समस्याओं को सुलझाने में लगा हो। तो इस तरह से भी इसके उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत के अतीत की झांकी के अवलोकन से नेहरू का क्या निष्कर्ष निकालते हैं। भारत के अतीत की झांकी के अवलोकन से नेहरू क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो इसके उत्तर जानते हैं। भारत के अतीत की झांकी के अवलोकन से नेहरू यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति भले ही कितनी प्राचीन हो जाए, लेकिन उसका महत्व सदा बना रहेगा। वर्तमान भारत की नींव का आधार ही प्राचीन संस्कृति व सभ्यता है।
अगला प्रश्न, क्या नेहरू जी का भारत के इतिहास का एक अवलोकन क्या नेहरू जी का भारत के इतिहास का एक आलोचक की भांति निरीक्षण करना सही था? तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हाँ, नेहरू जी का भारत के इतिहास का एक आलोचक की भांति परीक्षण या निरीक्षण करना सही था, जो इसलिए सही कहा जा सकता है क्योंकि वे अपनी विद्वता के कारण इस बात से परिचित थे कि जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक पहलू साथ साथ चलते हैं और वे इतिहास के सही व गलत दोनों पहलुओं पर विचार करते हैं। आइए यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है। नेहरू जी का भारत के इतिहास का निरीक्षण आलोचक की भांति करना पूर्णतः सही है क्योंकि वे अपनी विद्वता के कारण इस बात से परिचित थे कि जीवन में सकारात्मक व नकारात्मक पहलू साथ साथ चलते हैं। इसी आधार पर या यूँ कह सकते हैं, यही वह वजह है जिसके कारण वे भारत के इतिहास के सही व गलत दोनों पहलुओं पर विचार करते हैं और वह अपनी राय एक आलोचक की भांति रखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।